मानव विकास होता क्या है। सबसे पहला सवाल है कि देखो, लोगों के जीवन में सुधार लाना और उनके लिए विकल्पों के अवसर उपलब्ध कराना, ये बच्चों मानव विकास का अर्थ है। जितना अच्छा मानव विकास होगा उतना ही देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें बढ़ोतरी होगी। अगर राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होगी तो प्रति व्यक्ति आय में भी ध्यान दिया जाएगा, और जब प्रति व्यक्ति आय में ध्यान दिया जाएगा तो उसमें भी वृद्धि होगी। तो ये सारी जानकारी आज इस क्लास के अंदर आपके एसआर के सर आपको कंप्लीट डिटेल में विद एग्जाम्पल पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3 मानव विकास को इस वन शॉट वीडियो में कवर कराने वाले हैं। देखिए, ये बात तो हम सभी मानते हैं कि देश की तरक्की में जो जीडीपी है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, उसका योगदान कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हमें एक चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो है कि उस देश का मानव विकास का स्तर किस प्रकार का है। तो ये सारी जानकारी आज इस क्लास के अंदर आपके एसआर के सर आपको कंप्लीट डिटेल में विद एग्जाम्पल पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3 मानव विकास को इस वन शॉट वीडियो में कवर कराने वाले हैं, और साथ ही एग्जाम्पल से समझेंगे अभी के समय क्या जो चीजें हैं वो सभी देशों के अंदर अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिल रही है मानव विकास के स्तर के हिसाब से ही। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ वन शॉट वीडियो आपके कोई गिने चुने सब्जेक्ट को लेकर नहीं है, बल्कि ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट को लेकर आपको इस चैनल पे देखने को मिलने वाली। और मैं क्लास 12 ज्योग्राफी कंप्लीट कराऊंगा और सोशलॉजी भी और अदर सब्जेक्ट भी अलग अलग टीचर आपको वन शॉट प्रोवाइड कराएंगे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं मेरे बच्चे मानव विकास के बारे में। आखिरकार मानव विकास होता क्या है, सबसे पहला सवाल ही। देखिए, जब भी हम बात करते हैं बाहर देशों की, यानी कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, विकसित देश है, तो हमें क्या दिखाई देता है या हम क्या सोचते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार जो एक्स नाम की कंट्री है, चलो एग्जांपल ही ले लेते हैं, छोड़ो XYZ को छोड़ो, यार एक अमेरिका एक देश है। अमेरिका का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आएगा? आप बोलोगे यार वहाँ की रोड्स बड़ी अच्छी है, लोग बड़े ही सिविक सेंस को फॉलो करते हैं, ट्रैफिक रूल जो है वो थोड़ा ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है, पर कैपिटा इनकम बेस्ट है, रोजगार की कमी नहीं है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, और सुबह शाम वहाँ काम ही चलता रहता है, लोग इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। ये सब चीज़ें उस देश में देखने को मिलेगी। तो हम कहेंगे कि यार उस देश का जो मानव विकास है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। और इसके अंदर सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है वो होती है बच्चों की वहाँ की एजुकेशन, वहाँ का हेल्थ सिस्टम और वहाँ की पर कैपिटा इनकम। तो जी हाँ बच्चों, मानव विकास को भी आप कुछ इसी तरीके से समझ सकते हो, जिसमें सबसे पहले बच्चों देखो, ये तो टेलीग्राम ग्रुप है, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि पीडीएफ यहीं पर ही अपलोड होगी आपकी। तो सबसे पहले बच्चों शुरुआती टॉपिक हम बात करेंगे कि मानव विकास का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, सबसे चीज इंपॉर्टेंट कि देखो, लोगों के जीवन में सुधार लाना और उनके लिए विकल्पों के अवसर उपलब्ध कराना, ये बच्चों मानव विकास का अर्थ है। दो इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों के जीवन में सुधार आप कैसे ला सकते हो? तो लोगों के जीवन में सुधार हम ऐसे ला सकते हैं कि उनका शिक्षा का स्तर बढ़ा सकते हैं, उनका जीवन स्वस्थ रख सकते हैं और अवसर की समानता उनको दे सकते हैं। इन तरीके से हम मानव के जीवन में सुधार ला सकते हैं और उसके जीवन को एक सार्थक जीवन बना सकते हैं। सार्थक जीवन मतलब एक मीनिंगफुल लाइफ, क्योंकि देखिए आपका भी कोई लक्ष्य होगा, मेरा भी कोई लक्ष्य है, और इस जिंदगी में सबका कोई ना कोई लक्ष्य होता ही है। आप पढ़ाई कर रहे हो इसलिए ताकि आप कामयाब हो सको, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए ताकि मेरे पास और बच्चे आ सके, मैं और अपनी स्टडी को बेहतर कर सकूँ, मेरा हमेशा से ही प्रोग्रेस रहे। हर किसी का एक लक्ष्य होता है और हर किसी का एक लक्ष्य होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी को ही हम एक मीनिंगफुल लाइफ यानी कि एक सार्थक जीवन कहते हैं। और मानव विकास इन्हीं चीजों के लिए लोगों के लिए ना विकल्प के अवसर उपलब्ध करवाता है। आप पहले का समय देखिएगा और आज का समय देखिएगा, आपको विकल्प के अवसर से अंतर पता चल जाएगा कि किस आधार पर है। सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे बच्चे, सबसे पहले अगर हम बात करें प्राचीन समय में, तो प्राचीन समय में क्या था बच्चों, लोगों के पास अवसरों की कमी रहती थी, अवसर की कमी थी, है ना। लेकिन आज का जो आधुनिक समय है, लोगों के पास अवसर है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज के समय लोगों के पास अवसर है। ये सब किस वजह से पॉसिबल हो पाया?
ये सब हो पाया विकल्प देके लोगों को, ऑप्शंस देके। विकल्प किस चीज के? विकल्प आया शिक्षा का, विकल्प आया स्वास्थ्य का, विकल्प आया बच्चों तकनीक का, जिसने सब कुछ बदल के रख दिया, है ना। ये सब चीजें बच्चों जो पहले के मानव को नहीं मिल पाती थी, वो आज के मानव को मिल पा रही है, और इन्हीं के माध्यम से वो अपना जो स्तर है वो ऊंचा करता जा रहा है। जो भी नई तकनीक आती है या जो भी नया इन्वेंशन होता है, वो कहीं ना कहीं लोगों को सुविधाएं देने का काम करता है। पहले हम ये सोचते थे कि यार हमारे पास कुछ ऐसा उपकरण होना चाहिए जिसके माध्यम से हम लंबी दूरी की जो यात्रा वो आसानी से कर सके। तो मनुष्य ने जहाज बना दिया पानी वाले, फिर उसने बोला है सिर्फ पानी के माध्यम से होना चाहिए, तो उसने फिर रोड्स बनाई, पहिए का आविष्कार किया, पहिए के माध्यम से हम अलग अलग स्तर से परिवहन के साधनों से जुड़े। तो भाई पहले साइकिल, फिर गाड़ियां, फिर प्लेन, फिर रेल, फिर सब कुछ आता रहा। तो आज हम देखते हैं कि लोग समय बचाना चाहते हैं, तो ये सब विकल्प ही तो उनको दिए जा रहे हैं। आज आप घर बैठे खान पान के क्षेत्र में 10-10 मिनट की डिलीवरी ऐप का यूज़ करते हो और आराम से आपके पास बना बनाया खाना पहुंच जाता है। तो ये भी तो बच्चों एक तरीके के विकल्प ही है। और आप देखते हो कि कितने नए नए तरीके से सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है। पहले किसी दूसरे से बात करने के लिए वहाँ पे जाना पड़ता था, आज मैं और आप एक दूसरे से ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं, ऑडियो के थ्रू कर सकते हैं, वीडियो के थ्रू कर सकते हैं, चैटिंग के थ्रू कर सकते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी है, ये सब मानव विकास के स्तर को बढ़ावा देने में बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, तो इसलिए बच्चों ये सिर्फ कोई आर्थिक विकास से नहीं बल्कि व्यक्ति के समग्र मतलब ओवरऑल विकास से संबंधित है। समग्र मतलब उसके ओवरऑल विकास से संबंधित है। ये मानव विकास का अर्थ है बच्चों। अब बात आती है कि सर आप इतनी देर से बता रहे हो कि मानव विकास अच्छी चीज़ है, लेकिन ये क्या ज़रूरी है? बिल्कुल बच्चों, ये ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है उसका रीज़न इसके हिसाब से आप देख सकते हो। सबसे पहला, जितना अच्छा मानव विकास होगा उतना ही देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें बढ़ोतरी होगी। अगर राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होगी तो प्रति व्यक्ति आय में भी ध्यान दिया जाएगा, और जब प्रति व्यक्ति आय में ध्यान दिया जाएगा तो उसमें भी वृद्धि होगी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, जैसे भारत जो है जीडीपी के मामले में, भारत जीडीपी के मामले दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, बिल्कुल होना भी चाहिए। लेकिन बच्चों अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें, तो अभी भारत 120 देशों से पीछे है। जो कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2800 या फिर 2900 डॉलर के आसपास है, जो सालाना बनती है, मतलब मंथली बनती है 20 से 25,000 के आसपास, 25,000 के आसपास अनुमानित एवरेज, है ना। ये सब चीज़ें बच्चों, ये सब चीज़ें एस्टिमेटेड लिख देता हूँ, एस्टिमेटेड। तो देख लीजिएगा कि भारत की जो जीडीपी है वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट है, और दुनिया में 193 देश है, तो वहीं भारत पर कैपिटा इनकम के मामले में 120 से ज़्यादा देशों से पीछे है। और ये बहुत ही नाम मात्र है कि आज इस देश में जो है एक व्यक्ति औसतन 20 से 25,000 ही कमा पा रहा है। ऐसी बहुत सी जॉब है जो पहले लोगों को 10,000 देती थी मंथली। और ये बात है मेरे बच्चे, ये बात है मेरे 2010, 11 या 12 के आसपास की, और आज 2025 है। बहुत सी कंपनियां अभी भी 10 से 12,000 ही दे पा रही है। लेकिन बच्चों पैसा तो उतना ही है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो इन्फ्लेशन है वो तो समय के साथ कभी रुकता नहीं है, वो तो हमेशा बढ़ता रहता है। इन्फ्लेशन मतलब जो चीज़ आज से 10 साल पहले आप 20 रुपए की ले रहे थे 1 किलो के हिसाब से, आज वही चीज़ आप 40 रुपए में ले रहे हो, लेकिन किलो वही है, मतलब एक ही किलो है, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, है ना। हर चीज़ के ऊपर लागू होता है। तो हमारे देश के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या है कि ओवरऑल जीडीपी के अंदर जो सबका कंट्रीब्यूशन है, जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो 3% जो लोग हैं, 3% लोग इस देश के जो सुपर रिच है, टाटा, बिरला, अंबानी, आदित्य, मित्तल, ये सब बच्चों इस देश की जीडीपी में इनका सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, क्या इस देश के अंदर जो हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है, क्या पूरे 100% जनसंख्या का ओवरऑल रोल रहा है? नहीं।
तो जो 3% है वो इतना ज़्यादा बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, बाकी के जने बहुत कम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और इसी को हम इनकम इनइक्वालिटी, आय की असमानता कहती है। कोई व्यक्ति बच्चों दिन के करोड़ रुपए कमाता है तो कोई व्यक्ति की पूरी जिंदगी बीत जाती है, वो करोड़ रुपए नहीं कमा पाते। एक मजदूर पूरे दिन मेहनत करता है और वो सिर्फ 800 से 1000 रुपये दिहाड़ी ले पाता है, और एक बिजनेसमैन इस देश के अंदर अगर वो 1 घंटे की भी अच्छे से मीटिंग कर ले, बिजनेस डील कर ले, तो उसमें 10-10, 20-20 करोड़ रुपए का उसे फायदा हो जाता है। तो ये बच्चों इस देश के अंदर जो आय की असमानता है लोगों के बीच में, यानी कि जो पूंजी का वितरण है वो बहुत अलग अलग तरीके से है। हमें इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना ज़रूरी है ना। फायदा कितना हो तो प्रति व्यक्ति है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चों हम मानव विकास अच्छे से करेंगे तो इससे नई तकनीक का विकास होगा, नई तकनीक का विकास होगा। जो प्राकृतिक संसाधन है बच्चों, हम उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बच्चों एक प्रोड्यूसर नहीं है बल्कि एक कंजप्शन वाले भी हैं, हम कंज्यूमर भी हैं, यानी कि हम उत्पादकता के साथ साथ उपभोक्ता भी हैं। जो चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं उनका यूज़ कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। मानव संसाधन बच्चों किसी भी देश की असली संपत्ति हो सकती है। दैट्स द रीज़न कि बच्चों मानव विकास करना इतना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से आ चुका होगा। नेक्स्ट मेरे बच्चे बात करते हैं कि मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं, पिलर्स कौन कौन से बच्चों। तो 4 पिलर्स आज के एग्जाम में हर बार आपसे पूछे जाते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला है समता। समता मतलब होता है इक्विटी। समता से अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसरों की समानता को उपलब्ध होना चाहिए, ताकि लोगों को उनकी जाति, उनके धर्म, उनका लिंग, उनकी नस्ल, आय बिना भेदभाव के समान अवसर उपलब्ध कराने से है। ये मानव विकास की समता के बारे में बात हो रही है। किसकी? मानव विकास की समता के बारे में बात हो रही है। समता बच्चों व्यक्ति की जरूरत के आधार पर दी जाती है, व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से दी जाती है, जरूरत के हिसाब से दी जाना जरूर, ताकि उसके साथ जाति, लिंग, धर्म, नस्ल इसके आधार पर भेदभाव ना हो। तो उनकी जरूरत क्या है? वही है जैसे यहाँ पे सारे एथलीट है, यहाँ पे सारे एथलीट है बच्चे, यहाँ पे सारे एथलीट है और यहाँ पे ये एथलीट है बच्चों। तो आप देखोगे ये बिल्कुल फिट है, ये बिल्कुल फिट है और ये अनफिट है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा है। तो ऐसे जने को अगर आप रेस के अंदर भेजोगे तो हाई चांसेस रहेंगे कि ये हार जाएगा, जो कि उसको ऐसा लगेगा कि यार मेरे साथ तो इनइक्वालिटी हुई, मेरे साथ तो भेदभाव हुआ, मेरे साथ समानता नहीं की गई। तो समानता बच्चों जो है वो व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से ही उसको दी जानी चाहिए। मानव विकास इसके ऊपर बात करता है, ठीक है। दूसरा है वो प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करता है, यानी कि उत्पादकता से। देखिए हर एक व्यक्ति के पास प्रोडक्टिव स्किल्स का होना आज के समय वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, हम 5th जनरेशन को क्रॉस करते हुए 6th जनरेशन में आ रहे हैं। इंटरनेट जैसी फैसिलिटी अब सिर्फ शहरों में नहीं, गांव तक, कस्बों तक पहुंच चुकी है। और ऐसे में भी अगर हम कुछ बेसिक चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो हम बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। लोगों को आप जितना समर्थ बनाओगे, जितना सक्षम बनाओगे, उतना वो प्रोडक्टिव होंगे। मानव श्रम की उत्पादकता को बच्चों निरंतर बेहतर बनाना और लोगों के ज्ञान को निरंतर बढ़ाना और सही उन्हें चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध कराना, वो क्या है? प्रोडक्टिविटी है। आज हमारे देश में बच्चों देखते हो कि स्वास्थ्य सिस्टम जो है, जो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली है, वो कितनी ज़्यादा एक्सपोज हुई थी जब कोविड-19 आया था। लोगों को सिलेंडर तक नहीं मिल पा रहे थे। देश की बुराई करना और देश के अंदर जो चीज़ें उसकी बुराई करना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपको यही चीज़ सबसे बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश बच्चों आपको ये समझाता है कि जो चीज़ें अगर ख़राब है तो उसके ऊपर आवाज़ उठाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यही बच्चों राष्ट्रभक्ति होती है और इसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा से ध्यान रखनी चाहिए। तो चिकित्सक सुविधाएं लोगों को बेहतर हो, क्योंकि इंसान जितना स्वस्थ रहेगा वो उतना अच्छे से काम कर पाएगा। आज के समय एक वर्ड आप देखते हो सशक्तिकरण, एम्पावर करना। चाहे आप महिला सशक्तिकरण की बात करो, श्रमिक सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण, किसान सशक्तिकरण, किसी की भी बात करो, सशक्तिकरण मतलब पुश करना होता है। पुश करना किसी को आगे बढ़ाने से होता है, यानी कि आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उन्हें हर तरीके से आप क्या बना दो? समर्थ बना दो, जिससे कि वो अपने विकल्प चुनने के लिए सक्षम हो सके। जैसे एक बात बार बार आती है महिला सशक्तिकरण को लेके, महिला
सशक्तिकरण को लेकर। तो यानी कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि पहले के समय में शिक्षा नहीं थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, है ना, सामाजिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे, ठीक है, राजनीतिक, सांस्कृतिक तरीके से, आर्थिक क्षेत्र की दृष्टि से, ये सब चीजें महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, क्योंकि समाज में ना ही उनको पहले शिक्षा का एक तरीके से ज्ञान दिया जाता था, ना ही उनके इतनी ज़्यादा स्वास्थ्य की फिक्र होती थी। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्तर तो बहुत शून्य स्तर का था, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। लेकिन आज के समय महिलाएं जो है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, सब के अंदर अपनी भूमिका निभा रही है। राजनीतिक स्तर पे बच्चों पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री लेना हो या फिर बिजनेस रन करना हो, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक स्तर पे आवाज़ें उठाना हो, विभिन्न प्रकार के महिला से संबंधित कानून हो, ये सब चीज़ें बच्चों सशक्तिकरण से संबंधित है। इसके अंदर होता ही है कि जो पिछड़े लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा समर्थ बनाए। इसीलिए बच्चों हमारे भारत के अंदर जो SC, ST, OBC समुदाय होते हैं, उन लोगों को समर्थ बनाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, एम्पावर करने के लिए आरक्षण की सुविधाएं दी जाती है, ताकि उनके पास पैसों की कमी, समाज में पिछड़ापन, भेदभाव, शोषण, ये सब चीज़ें उनको ऐसा फील ना हो। इसलिए सरकार खुद हाथ पकड़ के उनकी आरक्षण के माध्यम से मदद करना चाहते हैं, ताकि वो अपना स्तर को ऊंचा उठा सके। और एक आता है बच्चों सतत पोषणीयता, एक आता है बच्चों सतत पोषणीय। इसका मतलब क्या होता है? सतत पोषणीयता विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। प्रत्येक पीढ़ी, जैसे आज की पीढ़ी है तो आने वाली पीढ़ी भी होगी, है ना। और मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज के समय बच्चों जो वाटर है, वो बच्चों 1 लीटर की जो बोतल है, हमें 1 लीटर की जो बोतल है, 1 लीटर की जो बोतल है, वो आपको कितने में मिल जाती है? खुद बताइए ईमानदारी से, है ना। तो आराम से 10 रुपये मिल जाती है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये, या किसी मॉल में चले हो तो ऐसा ज़्यादा महंगी मिलती है ना। तो ये वाटर बोतल के बारे में बात हो रही है। तो जल कितना ज़्यादा ज़रूरी है, सोचो। आज से 40-50 साल बाद, 40-50 वाला वही वाटर बोतल जो इन्फ्लेशन के बेसिस पर का रेट बनना चाहिए, आज वो 10-10 हज़ार रुपये की 1 लीटर मिल रही है। क्यों मिल रही है भाई? क्यों मिल रही है? क्यों? क्योंकि पानी की समस्या है। पानी की समस्या ज़्यादा पैदा होगी है, लोगों को पीने लायक पानी नहीं मिल पा रहा है, और पानी है कम, और कम की वजह से वो बिक रहा है हाई प्राइसेस के अंदर। तो अक्सर आप ये देखते हो मांग और सप्लाई, मांग और सप्लाई, मांग और पूर्ति। तो बच्चों एक तरफ होती है मांग और एक तरफ होती है पूर्ति, है ना। तो भाई जब पूर्ति इतनी सी है और मांग इतनी ज़्यादा है, तो सप्लाई सभी लोगों में इक्वल बेसिस पे तो डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो उससे क्या होगा? उसकी प्राइस बढ़ जाते हैं, है ना, ताकि जो लोग हैं, जो ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, उसमें से लोग थोड़े हट जाए, एडजस्ट कर ले। भाई आप खुद बताओ, जो टमाटर 20 रुपये किलो मिलता है, वो कभी कभार 200 रुपये क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है मेरे बच्चे, क्योंकि जब उसकी सप्लाई रुक जाती है किसी भी वजह से, चाहे बाढ़ आ गई हो या सूखा पड़ गया हो, मानसून की असफलता रही हो, किसान की सही फसल ना होगी हो, ऊपर से रेट हाई हो गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में 20 से 200, 150 हो ही जाता है। तो जो लोग 100 डिमांड कर रहे तो उसमें से कट जाते हैं 50, 20, 10, वो एडजस्ट कर लेते हैं, ताकि वो चीज़ें दोबारा से रिकवर कर सके। और यही चीज़ें बच्चों आपको सतत पोषणीयता विकास के बारे में समझाई जा रही है, कि ऐसा ना हो कि आज की जनरेशन इस सारे संसाधनों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से सारा इस्तेमाल कर जाए और आने वाली जनरेशन को कुछ ना छोड़े। ये भी अपने अपने गलत चीज़ है, और इसका असर आने वाली पीढ़ी पे गलत तरीके से पड़ेगा। तो इसलिए विकास का स्तर ऐसा हो जो भावी पीढ़ी को भी मदद करे और वर्तमान पीढ़ी को भी मदद करे। ठीक है, तो ये चारों मानव विकास के स्तंभ थे। उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं, वो है हमारा मानव विकास के कंपोनेंट, यानी कि घटक कौन कौन से हैं। तो 3 घटक के बारे में बच्चों बात करेंगे। जो स्टार्टिंग में था स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मतलब होता है हेल्थ। तो बच्चों ये जन्म के समय हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखते हैं, जैसे विश्व की औसतन जीवन प्रत्याशा 65 वर्ष से अब बढ़कर 70 या 71 वर्ष के आसपास होगी है। ठीक है। दूसरा आता है शिक्षा। तो शिक्षा के अंदर बच्चों कि एक व्यक्ति कितना पढ़ लिख सकता है, और इसके अंदर स्कूलों के अंदर दाखला
लेने की भी बात आती है। और क्रय शक्ति मतलब खर्च करने, संसाधन में आता है क्रय शक्ति। क्रय मतलब खर्च करने और प्रति व्यक्ति आय के बारे में जिक्र किया जाता है। अगर तीनों को शॉर्ट तरीके से समझे बच्चों, तो स्वास्थ्य बात करता है, जो स्वास्थ्य है मेरे बच्चे, स्वास्थ्य जो बात करेगा जीवन प्रत्याशा के बारे में बात करेगा। किसके बच्चों? जीवन प्रत्याशा। प्रत्याशा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में औसतन कितनी उम्र तक जी सकता है। फिर वो एक तरीके से साक्षरता की बात, शिक्षा की बात करेगा। छोड़ो, शिक्षा की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा तो वो देखेगा उसके अंदर साक्षरता कितनी है, साक्षरता कितनी है। तो साक्षरता का मतलब होता है 7 साल के बाद देखा जाता है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है या फिर नहीं है। अगर वो लिख सकता है, लिखे चीज़ों को पढ़ सकता है, कुछ जमा गुणा भाग कर सकता है, तो वो लिटरेट कहलाया जाएगा, यानी कि साक्षर कहलाया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बाद में आती है। फिर आता है बच्चों इसमें संसाधन को लेकर कि व्यक्ति के पास उसका जीवन स्तर कैसा है। जीवन स्तर की बात आएगी। जीवन स्तर देखा जाता है बच्चों, जीवन स्तर देखा जाता है प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से, प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से, प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से जीवन स्तर देखा जाता है। भाई आपकी प्रति व्यक्ति आय जो है भाई 10,000 की है, आप मंथली कमाते हो तो 1,000 तक ही तो खर्च कर सकते हो। अगर आप 20,000 कर रहे हो तो उसका 10% 2,000 तक ही तो खर्च कर सकते हो। अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो 10% के हिसाब से 5,000 तक आप में क्षमता होनी चाहिए खर्च करने की। लेकिन भाई आपकी इनकम 10,000 है, आपकी इनकम 10,000 है और आपके खर्चे 5,000 के आसपास है, तो ये तो हमेशा से ही क्या होगा, दिक्कत पैदा होगी, हमेशा से ही दिक्कत पैदा होगी। तो आय का स्तर जितना ऊंचा उठेगा, खर्च करने यानी कि क्रय करने की शक्ति भी उतनी ज़्यादा बेहतर होती रहेगी। और जितना ज़्यादा वो खर्च करेगा उतना ही वो सुविधाओं का आनंद ले पाएगा, और जितना वो सुविधाओं का आनंद ले पाएगा उतना ही वो देश तरक्की पर जाएगा। इसका मतलब क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ज़्यादा कमा रहा है, उसकी प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो रही है। ये सब चीज़ें मानव विकास के घटक के साथ थी। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं मानव विकास के उपागम। मानव विकास की अप्रोचेस कहते हैं इसे, 4 प्रकार की है। कौन कौन सी है? एक है बच्चों आय, दूसरी है कल्याण, तीसरी है क्षमता और चौथी है आवश्यकता उपागम। एग्जामिनर किसी के बारे में कोई भी टॉपिक आपसे पूछ सकता है, होने को तो वो चारों के चारों ही पूछ सकते हैं। तो देखें इसके बारे में क्या बात बताएगी है। सबसे पहले मेरे बच्चे हम बात करेंगे आय उपागम के बारे में। इनकम अप्रोच क्या कहती है? बड़ा सिंपल सी अप्रोच है। ये बताती है कि देखो मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट लोगों की आय के साथ कनेक्टेड है, यानी कि अगर व्यक्ति की आय का स्तर ऊंचा होगा तो मानव विकास का स्तर ऊंचा होगा। अभी जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, यूएसए के अंदर प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा, लाखों में है बच्चों। यहाँ पे हज़ारों में भी नहीं आ रही, शुरुआती दौर में आ रही है ना। कहाँ वो 5 लाख के आसपास है और हम 20 से 25,000 में है। तो वहाँ पे जो क्रय शक्ति है वो ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। यानी कि अगर हम इनकम अप्रोच की ही बात कर ले तो लोगों के पास तो डेली बेसिस का खर्च चलाने तक के भी पैसे नहीं होते, दिक्कतों का सामना हमेशा करना पड़ता है और हर दिन उनके लिए एक चैलेंज से भरा होता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आय के स्तर के साथ जुड़ी है। तो हम मानव विकास किसे कहेंगे? कहने को तो हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्री बन चुकी है वर्ल्ड के अंदर, लेकिन आज आप देखो क्या हमारे देश में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? हद से ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर पूरा नहीं पहुँचा है। साल 2011 की ही जनगणना ले लीजिएगा, 74% ही हमारे देश के अंदर लिटरेसी थी, अब जो बढ़ के 80% के आसपास होगी। ऑफिशियल डेटा इसका जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य का स्तर आज देख लीजिएगा, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे कितनी ज़्यादा आपको भीड़ देखने को मिलती है। बेशक वो फ्री है और लोगों की भलाई कर रहे हैं, लेकिन जनसंख्या इतनी है कि उसको सही तरीके से मैनेज नहीं आज भी किया जाता। अक्सर हम देखते रहते हैं ये सारी चीज़ें जो हमारे माइंड में एग्जाम्पलों से, जो हम रियल में भी देख सकते हैं, वो सब चीज़ें इस देश के अंदर वो उपलब्ध है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चों कमी है, उसको सुधारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए बेहतर शिक्षा, बेहतर रोज़गार के अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सबसे अच्छी बात मेरे बच्चे प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी। जब तक ये नहीं होगा दिक्कतें हमेशा रहेगी। दूसरा है वेलफेयर अप्रोच, यानी कि कल्याण उपागम। ये उपागम क्या बोलता है? इसके अंदर बच्चों कल्याण मतलब होता है विकास।
किस चीज का? शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सामाजिक सुरक्षा, इन सभी चीजों के ऊपर अधिक करके बच्चों मानव विकास के स्तर में हम वृद्धि कर सकते हैं। क्योंकि एक यंग या एक हेल्थी पर्सन इस देश के ज्यादा कम आएगा या एक बीमार पर्सन, तो ऑब्वियसली हेल्थी ही आएगा। तो जितना ज्यादा वो स्वस्थ रहेगा उतना ही वो देश का एक कोर एग्जाम्पल बन के रहेगा कि वो देश के बहुत ज्यादा काम आ सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट में उसका बहुत ज्यादा रोल हो सकता है। कल्याण करो शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से। और तीसरा आता है कैपेबिलिटी, यानी कि क्षमता। बच्चों इस उपागम का जो श्रेय है वो हमारे ही अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमृता सेन उनको जाता है। इन्होंने बोला था संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में ना मानव की क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की सफलता है। अब बात आती है संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच किस चीज को लेकर? वही चीज है, एक व्यक्ति को किसकी जरूरत है? समय की, रोटी, कपड़ा, मकान, सुविधाएं, है ना, ये सब चीजें मानव की आवश्यकता है। तो ये सब उसके लिए संसाधन है। अगर वही उसे नहीं मिल पा रहे हैं तो कितनी ज्यादा समस्या की बात है ना। बेसिक चीजें, बेसिक नीड, जो हमारी आधारभूत आवश्यकता होती है, अगर वो तक हमें ना मिले तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इतना ज्यादा कैपेबल होना चाहिए ताकि मानव विकास की जो सफलता है हम उसे बेहतर तरीके से हासिल कर सके। और फोर्थ इसी के अंदर आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आवश्यकता उपागम, बेसिक नीड अप्रोच। वो कहता है कि इस उपागम को ILO, जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये बच्चों हमारा UNO की ही सबसे ओल्डेस्ट एजेंसी है। UNO से पहले बच्चों लीग ऑफ नेशन था, तब उसके बाद 1919 में बना था, क्योंकि लीग ऑफ नेशन 1918 के विश्व युद्ध के बाद बना था, तब बच्चों ये ILO बना था। तो ये विश्व भर में जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात करती है। तो उसने ना लोगों को लेकर 6 न्यूनतम आवश्यकताओं के बारे में बताया था। एग्जामिनर यही पूछता है आपसे कि वो 6 कौन कौन सी है। तो आप ध्यान रख लीजिएगा, इसमें कोई क्रोनोलॉजिकल टर्म्स नहीं है, बस आप ये याद रख लीजिएगा। पहला है शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, फिर भोजन, जल, स्वच्छता और आवास। तो ये जो न्यूनतम आवश्यकता है इन सब की पहचान की गई है कि हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल, स्वच्छता और आवास मिले, ये उसकी एक न्यूनतम आवश्यकताओं में से है। तो ये बच्चों मानव विकास की 4 अप्रोचेस थी, आय से रिलेटेड, कल्याण से रिलेटेड, क्षमता से रिलेटेड और हमारी न्यूनतम आवश्यकता उपागम से संबंधित। चलिए नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं मानव विकास सूचकांक के बारे में। क्या बताया गया है? तो HDI, तो इसके बारे में बच्चों हम एग्जाम्पल से यहां समझते हैं ताकि हमें और ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। तो यहां लिख देता हूं मानव विकास है ना, मानव विकास सूचकांक। इसे कहे तो इसे हम HDI कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? HDI कहते हैं, HDI कहते हैं। तो इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीजें? सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं इसकी शुरुआत को लेकर। शुरुआत कब हुई थी इसकी शुरुआत बच्चों? तो वो थी 1990 में। ठीक है, निर्माता कौन थे, किन के द्वारा की गई थी बच्चों निर्माता? तो वो थे डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है भाई, महबूब उल हक। किसने जिम्मेदारी किसने ली थी बच्चों इसकी जिम्मेदारी? तो जिम्मेदारी ली थी UNDP ने। UNDP ने मतलब मानव संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्या रैंक देता है? ये एक कंट्रीज को रैंक देता है। रैंक प्रणाली इसकी क्या है? 0 से 1 के बीच में सभी देशों को रैंक देता है। स्तर लेता है ये 3 स्तर के हिसाब से रैंक देता है, जिसके अंदर ये देखता है वही जो अभी हमने पढ़ी थी शिक्षा का स्तर देखता है, जिसके अंदर वो साक्षरता की बात करता है, है ना। दूसरा बच्चों वो देखता है स्वास्थ्य,
दूसरा वो देखता है बच्चों स्वास्थ्य, जिसके अंदर वो जीवन प्रत्याशा की बात करता है, जीवन प्रत्याशा। और तीसरा देखता है वो संसाधन, तीसरा वो देखता है संसाधन, जिसके अंदर बच्चे वो प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय। संसाधन का मतलब जीवन स्तर के बारे में बात कर रहा है बच्चों, जीवन स्तर। और प्रति व्यक्ति आय हमेशा से डॉलर में हमें देखने को मिलती है। ये सारा का सारा बच्चों मानव विकास सूचकांक के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, HDI एक मेजरमेंट है, एक मापदंड है बच्चों, जिसके माध्यम से क्या होता है, किसी देश के मानव विकास के स्तर को जाना जाता है। इसके 3 घटक है जो अभी हमने लिखे थे, स्वास्थ्य जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा जिसमें औसतन वर्ष और अपेक्षित शिक्षा वर्ष, और आय में हम प्रति व्यक्ति आय GNI के बारे में हम बात करते हैं, राष्ट्रीय आय के बारे में बात करते हैं। अगर आप देखो बच्चों, तो इसमें बच्चों 4 कैटेगरी बता रखी है। एक है अति उच्च, मतलब जो रैंक का सिस्टम होता है ना, 0 से 1 के बीच 3 डिजिट को लेकर दिया जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ 0.800, तो ये होता है अति उच्च। फिर हम उच्च की बात करें तो 0.70 से 0.79 के बीच में होता है। और अगर मध्य की बात करें तो 0.55 से 0.69 के बीच होता है। और एक होता है 0.54 से नीचे। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा अति उच्च, ठीक है, ये वाला हो गया अति उच्च। फिर ये हो गया उच्च प्रकार के देश, ये हो गया मध्यम प्रकार के देश, और ये हो गया निम्न प्रकार के देश। अब जो भारत है मेरे बच्चे, वो इसी कैटेगरी के अंदर आता है, जिसकी रैंक इसके आसपास है। खुद भारत 2025 में जो अपनी रैंक लेके आया है वो 130 के आसपास ही लेके आया है, वो भी आउट ऑफ 193 कंट्री। अब देख लीजिएगा मानव विकास के स्तर में भारत कितना ज़्यादा पीछे है, क्योंकि भारत का शिक्षा का स्तर आज भी आप देखते हो उतना पूर्ण नहीं हो पाया, स्वास्थ्य के स्तर इतना ठीक नहीं हो पाया, और प्रति व्यक्ति आए तो 20 से 25 के आसपास ही घूम रहे। कहने को तो हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसलिए बच्चों हम बहुत सारे देशों से पीछे हैं, बहुत सारे देशों से पीछे। अगर हम 2020 से 2022 के आसपास के इंडेक्स देखें तो इसके अंदर टॉप 10 कंट्रीज मैंने यहाँ पे मेंशन की है, जैसे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड। हर साल इसका डेटा पब्लिश होता रहता है बच्चों, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बात करी थी कि GDP से सिर्फ देश की तरक्की का पता नहीं चलता, असली तरक्की जाननी है तो उस देश का HDI स्कोर कितना है। भारत का HDI स्कोर मेरे बच्चे 0.6 की कैटेगरी के अंदर आता है, और इन टॉप 10 कंट्री का 0.8 से प्लस रहता है। तो भारत अभी बहुत से देशों से इस HDI के मामले में पीछे है। हमें काम करना है अपने शिक्षा के स्तर पे, हमें काम करना है अपने स्वास्थ्य के स्तर पे, और सबसे बड़ा हमें काम करना है अपना प्रति व्यक्ति आय को किस तरीके से बढ़ाया जाए। ये सब चीज़ें HDI में अगर हमारी काउंट होगी तो हमारी भी रैंक बच्चों ज़्यादा धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी, यानी कि हम 130 से नीचे आते रहेंगे और टॉप 100 से टॉप 50 से टॉप 10 तक आ सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि विकसित और विकासशील देशों में, यानी कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में क्या अंतर हमें देखने को मिलता है। अगर बच्चों हम विकासशील देश की बात करें तो ये सारी चीज़ें जो हमें विकासशील देशों में देखने को चाहिए लेकिन वो हमें नहीं मिल रही है, तो वो हमें विकसित देशों में मिलेगी। यानी कि यहाँ पे जो चीज़ नहीं होगी वो सारी चीज़ें विकसित देशों में होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे विकासशील देश, आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हो मेरे बच्चे, आपको और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि भारत भी तो तरक्की कर ही रहा है ना, तो रहा है, रही है, ING की फॉर्म, तो डेवलपिंग में ING लगता है ना, तो हम विकासशील है। तो इन देशों में क्या है कि हमारे यहाँ पे जैसे प्रति व्यक्ति आय कम है और पूंजी की कमी है, पूंजी है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन गलत तरीके से है। कृषि में लगभग 70% के आसपास लोग काम करते हैं। जन्म और मृत्यु दर दोनों ही उच्च रहती है। भारत के अंदर 140 करोड़ से ज़्यादा का देश हो चुका है, जन्म मृत्यु दोनों ही ऊंची रहती है। जीवन प्रत्याशा खुद हमारे भारत में 69 ईयर तक थी, अब जो बढ़ के 70 से 71 के आसपास हो चुकी है, जबकि इटली, जापान जैसे देश 80 के आसपास है। जनसंख्या वृद्धि दर कोई मध्यम नहीं है, कोई निम्न नहीं है, अधिक ही रहती है।
आवास की कमी सबसे ज़्यादा है। सफाई के कारण, सफाई की कमी के कारण सामाजिक हालात अच्छे नहीं है। जगह जगह कूड़ा करकट, जीरो सिविक सेंस, जहाँ कूड़ा नहीं डालना वहाँ कूड़ा डालेंगे, जहाँ पार्किंग नहीं करनी वहाँ पार्किंग करेंगे, छोटी छोटी बातों पे बहस करना, ट्रैफिक नियमों की धज्जियाँ उड़ाना, भ्रष्टाचार करना और रूल एंड रेगुलेशन को सिर्फ नाम मात्र के लिए पढ़ना, उसका एक्चुअल में कोई यूज़ ना करना, ये सबसे बड़ी कमी है आज हमारे देश के अंदर। अगर हम अपने सामाजिक हालात बेहतर नहीं कर पाते हैं, हमारे यहाँ पे प्राथमिक उद्योग जैसे कृषि, मत्स्य, खान खोदना ये सबसे ज़्यादा होता है। निर्वाह कृषि आज भी अधिक है और छोटे छोटे खेतों पे की जाती है। खास तौर पे बच्चों असंतुलित भोजन की कमी की वजह से भुखमरी जैसे हालात भी कभी कभार पैदा हो जाते हैं। वहीं जो डेवलप्ड कंट्री है, ये जो बेल्जियम है, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूके, यूएस, सब इन देशों के अंदर बच्चों प्रति व्यक्ति आय आपको ज़्यादा ही मिलेगी और पूंजी जो है लोगों के पास सुविधा तरीके से उपलब्ध होती है। खुद वहाँ की जो सरकारें होती है प्रति व्यक्ति का भी ध्यान रखती है। लगभग 10% जनसंख्या ही कृषि में, क्योंकि वहाँ सारा काम उद्योगों यानी कि सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी में होता है। इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा है ना। जन्म मृत्यु दर भी इनकी कम रहती है और जीवन प्रत्याशा अधिक होती है क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है। जनसंख्या वृद्धि कम रहती है, सामाजिक हालात इनके बेहतर रहते हैं क्योंकि सफाई और आवास की सुविधाएं हैं। निर्माण इसमें उद्योगों के माध्यम से ही होता है। लोग वहाँ पे कृषि करते हैं, लेकिन व्यापारिक जहाँ पे खेतों का आकार बड़ा होता है, किसी एक फसल के ऊपर वो ज़्यादा काम करते हैं बागान लगा के, और यहाँ पे संतुलित भोजन बच्चों हमें अच्छी मात्रा में देखने को मिल जाता है। इसी वजह से जो लोगों की आवाजाही है ज़्यादातर इन देशों में जाने की लगी रहती है। भारत में हर एक बच्चा ये सपना ज़रूर देखता है कि यार वो जैसे तैसे करके भारत छोड़ के वहाँ पे पढ़ाई करेगा, लंदन यूनिवर्सिटी से अमेरिका जाएगा, सैन फ्रांसिस्को घूमेगा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं देशों का रट्टाफिकेशन उसके ऊपर लगा रहता है। क्या करे, हर किसी के हालात देख के ही लोग ऐसी ख्वाहिशें पैदा करते हैं, कोई बचपन से नहीं करता। ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में। कुछ फैक्ट्स भी जान लीजिएगा। जैसे भूटान के बारे में बताया गया GNH को लेकर, GNH तो इसका मतलब होता है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। बच्चों भूटान एकमात्र देश है विश्व का जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, जिसे कहते हैं ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, को अपनी GDP का आधार मांगा है। मतलब देश की प्रगति का आधार माना है। हर कोई देश की प्रगति किसके माध्यम से देखते हैं? GDP के। जैसे भारत जो है GDP को देखते हैं हम, फिफ्थ बन गया, लेकिन ये जो देश है बच्चे वो GNH को रखता है आगे, GNH को आगे रखता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसका MCQ आता है कि कौन सा देश जो GNH के आधार पे अपने देश की तरक्की मानते हैं, तो वो भूटान है। और एक फैक्ट ये था कि 1990 से जो UNDP के बारे में मैंने आपको सारा बताया था, UNDP के बारे में, है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके थ्रू बच्चों HDI की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में ही हम बात करते हैं और ये सारे के सारे वो किसके बारे में, UNO की एजेंसी से रिलेटेड ये बात की जा रही है। 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये था बच्चों आज के इस वन शॉट के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है वो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो आपको सबसे पहले तो बनता है सैल्यूट, और उसके बाद आप जल्दी से आप सेशन को कर दीजिएगा लाइक और अपना प्यारा सा दे दीजिएगा फीडबैक, और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, क्योंकि अब नहीं तो कब, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको मैं ज़रूर दिखूंगा किसी वीडियो में स्क्रॉल करते वक्त, तब भी आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों मैं पूरी तरीके से आपकी जो है हेल्प अच्छे से कर देना चाहता हूं, ताकि आपका जो भी बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो ये था आज के इस वीडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सही बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।